हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट की, जिसे हम वर्ब कहते हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचित कराया था। आइए चौथे टॉपिक पे चलते हैं, जिसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहेंगे, और क्रिया से हमारा आशय क्या होता है? जो कुछ भी हो रहा है या किया जाता है वही क्रिया कहलाती है। यानी कि इट इज एन एक्शन शोइंग वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन शोइंग वर्ड, जिससे कुछ किया जाना या करने का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। वैसे तो हम प्रैक्टिकल बात करें तो समस्त व्याकरण का आधार, समस्त विश्व का आधार क्रिया को कहा गया है। कुछ हो रहा है या किया जा रहा है, तभी यह कायनात बनी हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिया से हमारा आशय, जैसा मैंने आपको बताया, एन एक्शन शोइंग वर्ड। ये आमतौर पे दो भागों में बटी होती है। एक को होना, यानी कि बी फॉर्म कहते हैं। बी मीन्स होना होता है, इसे वी वर्ब भी कहते हैं। और दूसरे को करना, यानी कि डू फॉर्म बोलते हैं। याद रखेंगे बेसिक लेवल पे बी फॉर्म और डू फॉर्म में क्रिया बटी होती है। अब बी फॉर्म वाली क्रिया को हम लोग आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, जबकि डू फॉर्म वाली क्रिया को हम लोग मेन वर्ब अथवा प्रिंसिपल वर्ब अथवा मॉडर्न इंग्लिश में लेक्सिकल वर्ब के नाम से पुकारा जा रहा है। आप इस मॉडर्न टर्म को भी ध्यान रखेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में ये कई बार आ जाता है। लेक्सिकल, देयर इज अ वर्ड। तो आते हैं हम, अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। क्रिया का जो पहला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या देखने को मिलता है। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो भागों में बांटे हुए हैं। पहला प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब के नाम से जानी जाती है। अब प्राइमरी वर्ब यानी कि प्रारंभिक क्रिया क्या क्या होती हैं, इसमें हम तीन फॉर्मेट पाते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। पहले को वी फॉर्म कहेंगे। इसमें इज, आर, एम, वाज, वर। प्रत्येक स्टूडेंट को ये बेसिक चीजें बिल्कुल ही जाननी ही होती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस कैटेगरी में हैज, हैव, हैड आदि आती हैं। जबकि दूसरा जो फॉर्म होता है ये डू फॉर्म होता है क्रिया का, और इसमें डज, डू तथा डिड को आप पाते हैं। संख्या की बात करें तो ये 8 + 3 टोटल 11 होती हैं। ये आपको जानना है कि हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 11 होती हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनको हम बी वर्ब कहते हैं। और डू फॉर्म के अंतर्गत डज, डू और डिड, ये तीन मिलके कुल 11 हो जाती हैं। दूसरी तरफ मॉडल वर्ब्स ये बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि क्रिया को आप एक तरह से एक्सिस कह सकते हैं ग्रामर का। इसी के को अक्ष मान के, केंद्र मान के
सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सब सारे नियम कानून आपको इसी से जुड़ के पढ़ने सीखने होते हैं। मॉडल वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, तो मॉडल वर्ब्स टोटल ट्रेडिशनल ग्रामर में 13 होती हैं। ये किस रूप में आपको पढ़ना होता है देखेंगे। सबसे पहले को हम विल कहते हैं, इसका पास्ट फॉर्म वुड कहलाता है। देन शैल, जिसका पास्ट फॉर्म शुड होती है। इसके बाद कैन, कैन को हम कुड रूप में पाते हैं पास्ट में। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। इस तरह ये 4 बेसिक क्रिया हैं मॉडल्स में, जिनके पास्ट फॉर्म ये 4 हैं, तो कुल 8 हो गए। इसके अलावा डेयर, नीड, मस्ट, यूज्ड टू तथा अंत में 13वीं क्रिया हमारी ought to के रूप में पाई जाती है। यहाँ हम बेसिक लेवल की ही बात कर रहे हैं, जबकि एडवांस लेवल में इस टॉपिक में 5 अन्य क्रियाएं भी आधुनिक ग्रामर में जुड़ गई हैं, जिनका प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं। तो अब हम इनकी थोड़ी सी आपको व्याख्या बताते हैं। सबसे पहले हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्राइमरी वर्ब का या फिर मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किन रूपों में होता है। जब हमें सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं तो हमें प्राइमरी वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी सेंटेंस को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम सेंटेंस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा कि किसी भी सेंटेंस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ये दोनों मिलके प्रेडिकेट कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये एक सब्जेक्ट होता है। टोटल पार्ट हो गए 2, ठीक, जिसमें 3 एलिमेंट पाए जाते हैं एक वाक्य में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कोई भी छोटा वाक्य फ्रेम करना हो तो हमें इनमें से किसी 2 तत्व की जरूरत पड़ती है, तभी वो वाक्य फ्रेम होता है। जैसे मैं कहूं कि यह एक कलम है, तो इट इज अ पेन, हमने इतना कहना है। अब यहाँ इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है, यहाँ इज, यहीं पे ये हमको ध्यान रखना है कि इज हमारी वर्ब है, ठीक है। तो बिना वर्ब के अगर हम कहें इट अ पेन तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक कि आपको ये स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्ब के दूसरे रूप में आते हैं, बी फॉर्म के अलावा जो दूसरा होता है वो होता है मॉडल वर्ब। मॉडल का मतलब ध्यान रखेंगे, विशिष्ट शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है अथवा आदर्श क्रियाएं। वाई मतलब ये क्यों विशिष्ट हैं, ये जानना जरूरी है। ये बेसिकली वो क्रियाएं होती हैं जो कर्ता के यानी किसी वाक्य में दिए हुए सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर से डिफरेंट होती हैं। समझ में आ रहे? नंबर, पर्सन और जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अधीन नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उनसे परे होती हैं। जैसे आइए हम मिलवाते हैं मॉडल वर्ब्स। अभी जैसे हमने देखा कैन, मैंने बताया कि कैन एक मॉडल वर्ब है, तो अब कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, ठीक है। अब ये बंध ही नहीं हुई है, इसका प्रयोग बंध के नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ओके। और दूसरा है अनु आपको अंग्रेजी पढ़ा सकती है। तीसरा है कि वे लोग आपको अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। ध्यान दें। अब यहां पे आप देखेंगे कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट आई है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अनु है और तीसरे का दे। वे लोग मतलब दे। गौर करेंगे
कहीं सिंगुलर और कहीं प्लूरल, कहीं फर्स्ट पर्सन तो कहीं थर्ड पर्सन। गौर करेंगे का करता है इस वाक्य में, लेकिन सब में शकना क्रिया आने के कारण यह स्वतंत्र रूप से कैन का प्रयोग आप सबके साथ करेंगे। आई कैन टीच यू इंग्लिश, दूसरे वाक्य में अनु कैन टीच यू इंग्लिश, और तीसरे में दे कैन टीच यू इंग्लिश। यानी कि कैन कॉमनली तीनों ही पर्सन के सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर्स के अलग अलग जेंडर के साथ प्रयोग हो जाती है, जबकि जो प्राइमरी वर्ब्स थी जिनको हमने ऊपर आपको बताया इज, एम, आर, इनके साथ ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि इज क्रिया का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ ही कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि दे, तो दे के साथ इज नहीं लगाएंगे, यू के साथ इज नहीं लगाएंगे, वी के साथ आप इज नहीं लगा सकते हैं। यही बात अन्य इस क्लास के यानी कि इस वर्ग के, इस परिवार के अन्य 7 क्रियाओं पर भी लागू होता है। वो पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट से बंधी होती हैं, जबकि मॉडल वर्ब्स बिल्कुल बंधी नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है? मॉडल वर्ब्स बिल्कुल बंधी नहीं होती हैं अपने वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से। ये किसी के साथ भी, इसे हम व्यवहारिक भाषा में भी समझ सकते हैं। यदि आपको कोई कहे कि क्रिया के दोनों रूपों में हमें अंतर बताइए, ठीक है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, तो कैसे समझाओगे आप उन्हें व्यवहारिक उदाहरण देके समझा सकते हो कि किसी पिता के 2 पुत्र हैं, एक इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। इंट्रोवर्ट अपने आप में खुश रहता है, कुछ विशेष मतलब ग्रुप है, समूह है या परिवार के सदस्यों के बीच ही कंफर्टेबल है। लेकिन जो दूसरा लड़का है एक्सट्रोवर्ट नेचर से, वो जहां भी है परिवार के अंदर भी कंफर्टेबल है और बाहर जाता है, समाज में जाता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वहां पर भी वो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। वो तुरंत अफेबल नेचर का है, किसी से भी उसको कोई एलर्जी नहीं है। समझ में आया? तो ठीक वही हाल हमारी वर्ब परिवार की इन दोनों सदस्यों पर है। प्राइमरी वर्ब इंट्रोवर्ट है और मॉडल वर्ब्स एक्सट्रोवर्ट नेचर के। ये किसी के साथ चिपक जाती हैं, किसी से दोस्ती कर लेती हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ब के बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा 5वां टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडवर्ब, एड और वर्ब 2 शब्दों से मिलके बना है और हिंदी में इसको हम क्रिया प्लस विशेषण दोगे। यानी कि अभी अभी जो टॉपिक हमने बताया क्रिया, वो यहां पर भी हाजिर है, उपस्थित है। हालांकि इसका डिटेल अभी आगे हम फिर बताएंगे कि क्रिया के व्यवहारिक वाक्यों में प्रयोग करने को लेके 5 रूपों का भी अध्ययन आपको करना होता है, जिसे सामान्यतः मैं साइड में आपको बता रहा हूं V1, V2, V3, V4 और V5। यानी ऐसे आप देखेंगे कि कोई क्रिया है गो, गो मीन्स होता है जाना, तो इसका सेकेंड फॉर्म वेंट बोला जाता है। अब ये रूप बदल जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है और प्रयोग के लिए अलग अलग टेंस में इनकी अलग अलग भूमिका होती है। थर्ड फॉर्म को गॉन कहते हैं, जबकि फोर्थ फॉर्म को गोइंग, इसको ING फॉर्म कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को गोज बोला जाता है अंग्रेजी में। यस, इसे हम S अथवा ES, यानी आप देख सकते हो यहां गो में ING जोड़ के हमने इंग फॉर्म बनाया, इसको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, और यस अथवा ES जोड़ने से जो फॉर्म बनती है वो फिफ्थ फॉर्म के रूप में जानी जाती है।
ये पांचों फॉर्म आपको संस्कृत के रूपों की तरह आपको याद करने होंगे। वैसे तो ग्रामर में 1000 के करीब क्रियाएं हैं। इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है उनको डिफाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं वो क्रिया होती है, और 1000 प्रकार की क्रिया। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, पंखा चल रहा है, ये सभी क्रियाएं हो रही हैं। समझ में आया? तो अब इन हजारों क्रियाओं में से आपको 25-50 जो इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं, अक्सर प्रयोग की जाती हैं, उनसे रूबरू होना है, उनको तैयार कर लेना है, उनके रूपों को क्रमिक रूप से याद कर लेना है, ताकि आप सेंटेंस फ्रेम करते समय, सॉल्व करते समय क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। आगे बढ़ते हैं। वर्ब की इन बेसिक बातों के बाद जब इसका समावेश हम एडवर्ब में देखते हैं तो एडवर्ब की परिभाषा कहती है कि वो सब जो किसी क्रिया को विशेषित करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बेसिकली अब एडवर्ब के अलावा, क्रिया के अलावा किसी विशेषण की भी विशेषता ये बताते हैं। ठीक है, कैसे? और तीसरे नंबर पे ये खुद को भी मॉडिफाई करने वाले वर्ड होते हैं, यानी खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे टॉकिंग अबाउट देम, जैसे हम कहें कि रवि दौड़ता है, रवि दौड़ता है। अब इस वाक्य में आप देखेंगे कि रवि हमारा सब्जेक्ट है और इसके द्वारा क्रिया हो रही है कौन सी? तो दौड़ना। दौड़ना इज द वर्ब। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब हम कहें कि रवि तेज दौड़ता है, गौर करिएगा, तो कैसे दौड़ता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया, तेज। तो अब ये क्या हो गया? जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करती है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। नाउ तेज यहां पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुई है। आइए अब एक और प्रयोग करते हैं। हम कहें कि रवि बहुत तेज दौड़ता है, तो आप बताएं, इसमें यह दौड़ना क्रिया है, तेज एडवर्ब है। अब एडवर्ब के पीछे बहुत शब्द का प्रयोग हो गया। अब बहुत क्या है भैया? तो ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रही है। इज दैट क्लियर? यानी कि खुद को भी मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, इजंट इट? तो ये अनदर एडवर्ब है। इस रूप में आप देखेंगे रवि बहुत तेज दौड़ता है। हम अगर केवल इसका अनुवाद करते तो हम लिखते कि रवि रन्स। ओके, लेकिन हम जब दूसरे नंबर पे आते हैं कि रवि तेज दौड़ता है तो अब हम लिखते रवि रन्स फास्ट। लेकिन तीसरे वाक्य को अगर हम इंक्लूड करें अपने एग्जाम्पल में, रवि बहुत तेज दौड़ता है, तो रवि रन्स, अब यहीं पे बीच में वेरी, ये जो अनदर एडजेक्टिव है, अनदर एडवर्ब है, ये यहां पे प्रयोग होने के लिए आ जाता है, बाध्य होता है। तो रवि रन्स वेरी फास्ट। इज दैट क्लियर? ये आपका एडवर्ब हुआ, एडवर्ब का बेसिक डेफिनेशन। अब आमतौर पे दो बातें इसमें हमें जाननी होती हैं, एक स्टूडेंट के रूप में या एक एक्सपर्ट के रूप में लैंग्वेज के। आपको ये जानना है इससे सवालों को कैसे पहचानेंगे। सिंपल फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब भी किसी वर्ड के अंत में एल वाई दिखे, एल वाई, तो समझ लीजिएगा कि वो एडवर्ब है। साधारण पहचान, और ये 90% शब्दों में लागू होता है। 10% एक्सेप्शन के रूप में ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे ग्रामर में जिनमें एल वाई न तो जोड़ा जा सकता है न जुड़ा होता है। बेसिकली किन में जुड़ेगा? तो इधर ये नाउन में जुड़ता है और ये एडजेक्टिव में,
जोड़ के बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड स्लो। स्लो मतलब होता है धीमा, ठीक है। अब इसमें हम एल वाई जोड़ दें तो इसका अर्थ हो जाता है स्लोली, इसका एक्सेंट होगा स्लोली और इसका अर्थ होगा धीमे से या धीरे से। जैसे मैं कहूं कि वह धीमे से बोलता है या धीरे धीरे बोलता है या धीरे धीरे चलता है, तो ही वॉक्स स्लोली। कैसे चलता है, जो शब्द क्रिया को विशेषित करे, यानी कि चलना क्रिया है लेकिन वो कैसे चलता है, तो ही वॉक्स स्लोली। आप धीमे बोलते हैं, यू स्पीक स्लोली, इजंट इट। तो यहां पे हम एडवर्ब की पहचान कर रहे हैं जिनमें एल वाई जुड़ा हो अथवा। इसके अलावा भी कुछ एडवर्ब शब्द होते हैं जैसे एनफ, इसमें कोई एल वाई नहीं जोड़ना है। मोर, इसमें कोई एल वाई नहीं जोड़ना है। फर्स्ट, प्रथम। अक्सर आप देखेंगे कि जिनको मतलब ग्रामर पर पकड़ नहीं होता है वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। जैसे उनको बातचीत करते समय आप सुनेंगे कि अगर कहना हो कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, तो अक्सर लोग बोल जाते हैं फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेकिन यहां ध्यान रखना है एक इंग्लिश स्टूडेंट के रूप में, अंग्रेजी भाषा के स्टूडेंट के रूप में, कि फर्स्टली नाम का कोई टर्म होता ही नहीं है। ध्यान रखना है, सेकेंडली होता है, थर्डली बोल सकते हैं आप, फर्स्टली नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए आप एट फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, एट फर्स्ट, इजंट इट, सबसे पहले, एट फर्स्ट, नॉट फर्स्टली। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ और डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। ये एडवर्ब की आधारभूत यानी कि शुरुआती, यहां से हमको सीखना है, यहां से एडवर्ब को पहचानना और पकड़ना होता है। एलवाई से जुड़े शब्द आमतौर पे वो नाउन अथवा एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब बनाते हैं, अथवा हम कुछ मूल ऐसे शब्द पाते हैं जिनमें जो बेसिकली बाय बर्थ एडवर्ब होते हैं, जिनमें कोई एलवाई नहीं जोड़ना होता है। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। लेट्स कम टू द पॉइंट, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब इसमें एडवर्ब के भी कई काइंड्स बताए गए हैं। द फर्स्ट इज नोन एज सिंपल एडवर्ब, द सेकेंड इज नोन एज रिलेटिव एडवर्ब, and the third is known as interrogative adverb। क्योंकि हम लोग अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें एक एक चीज को आपको बेसिक लेवल पर एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण क्या होते हैं। अब इसको एक्चुअली इसी हेडलाइन के अंदर पूरा एडवर्ब समाया होता है, ऐसा कह सकते हैं। इन दोनों के बराबर अकेले ही ये सिंपल एडवर्ब होते हैं। ये क्या डिनोट करते हैं, कब कब कहां कहां प्रयोग होते हैं, तो इसमें कैटेगरी बना दी गई है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहीं कहीं ये प्लेस को शो करने के लिए जो टर्म प्रयोग किए जाएंगे उनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। समवेयर, कहीं कहीं आप एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को डिनोट करेंगे, तो कहीं आप एडवर्ब ऑफ रीजन, कुछ वाक्यों में ये कारण बताने के लिए आएंगे। समवेयर, कहीं कहीं ये एडवर्ब ऑफ पर्पज, ये पर्पज बताएंगे। तो पांचवें नंबर पे एडवर्ब ऑफ मैनर, ये किसी काम को करने का तरीका बताएंगे। समवेयर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट।
इससे क्वेश्चंस परीक्षाओं में ज्यादा आते हैं। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं। इसमें एडवर्ब ऑफ ऑफर्मेशन और निगेशन का भी रोल होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हमने कैटेगरी बनानी है अलग अलग विषयों की। कुछ क्रिया विशेषण जो प्लेस को डिनोट करेंगे, कुछ समय को डिनोट करेंगे, कुछ उद्देश्य दिखाएंगे, वाक्य में जो कर्ता का उद्देश्य होता है वो दिखाएंगे, तो कुछ कारण बताएंगे। Isn't it? मैं कल क्लास नहीं लिया क्योंकि मैं बीमार था। मान लीजिए ये वाक्य आपके सामने हो, मैं कल क्लास नहीं ले सका क्योंकि मैं बीमार था। तो इस वाक्य में एक टर्म आ रहा है, मैं क्लास क्यों नहीं ले सका, क्योंकि, बिकॉज, देयर इज अ वर्ड बिकॉज। तो क्योंकि मैं बीमार था, यानी कि बीमार होने के कारण मैं क्लास नहीं ले सका। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाक्य में एडवर्ब क्या है, तो क्या बताएंगे, क्योंकि, अर्थात बिकॉज। और ये कौन सा एडवर्ब है, तो आप बोलिएगा ये सिंपल एडवर्ब है, और सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत ये रीजन बताने वाला टर्म है, एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, अच्छा, एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो प्लेस, जैसे मैं कहूं कि यह बॉटल उस मेज पर है, या मेरी बॉटल मेज पर है, तो प्लेस बता रहा है कहां पे है, तो मेज पर शब्द। तो माई बॉटल इज ऑन द टेबल, माई बॉटल इज ऑन द टेबल। अब यहां पे जो शब्द प्लेस बताए, जैसे अप, डाउन, ये, या बीनीथ, नीचे, ये लोकेशन को बता रहा है, पर्टिकुलर प्लेस को बता रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। टाइम की बात करें, जैसे मैं कहूं कि अर्लियर, पहले मैं इतिहास पढ़ाता था। इस वाक्य में आप देखें कौन सा टर्म एडवर्ब होगा, तो पहले, आज नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं पढ़ाता था। तो यहां पे वो शब्द कैसे डिनोट करेंगे, जो समय को दिखा रहा है। कब मैं पढ़ाता था इतिहास, तो बहुत पहले मैं इतिहास पढ़ाता था। समझ में आया? ठीक इसी तरह से एडवर्ब ऑफ पर्पस, उद्देश्य, कौन सा शब्द उद्देश्य दिखा रहा है किसी वाक्य में। जैसे मैंने कहा कि कल मैंने एक बंदूक खरीदा, कल मैंने एक बंदूक खरीदा ताकि मैं डाकुओं से मुकाबला कर सकूं, डाकुओं से मुकाबला। तो बंदूक खरीदने का उद्देश्य क्या हुआ, वह मेरे पास आया ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो वो क्यों मेरे पास आया, इस वाक्य में बताया जा रहा है ताकि। अब ये जो ताकि शब्द है, सो दैट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, यही एडवर्ब ऑफ पर्पज है, मेरे पास आने का उद्देश्य दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से अब एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी काम को कैसे किया जाता है, मैनर मतलब तौर तरीका अथवा ढंग होता है। जैसे आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं कहूं वह बहुत अच्छे से कपड़े धुलती है, कैसे, तो बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से। तो सी वॉशेस क्लॉथ्स क्लीनली, सफाई के साथ काम करती है। सी वॉक्स ग्रेसफुली, वह बहुत मस्ती से चलती है, उसकी चाल में एक ग्रेस है, कांति है। तो इसको कैसे किया जा रहा है, ये मैनर उसका बता रहा है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे वाक्य, ऐसे टर्म्स को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। लास्ट में आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री से यहां पे मतलब, एक तो आप पढ़ाई लिखाई वाली जो आपकी डिग्री होती है वो आप जानते हैं, लेकिन यहां किसी चीज की मात्रा को हम डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में। इज दैट क्लियर? तो यहां पे डिग्री में दो टर्म आते हैं, दो तीन टर्म मात्र, वो आपको ध्यान रख लेना है।
अगली चीजें हम आगे इसके बाद आगे हम एक्सप्लेन करते हैं।